नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन इस बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शर्तों के साथ कुछ छूट दी है। फैक्ट्रियों में काम शुरू भी हो गया है। ऐसे में एक बार फिर प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी है। लंबे लॉकडाउन के बाद सरकारों ने इंडस्ट्रीज को श्रम कानून में काफी राहत दी है, लेकिन मजदूरों के अधिकारों में कटौती कर दी है। उनके अधिकारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। काम का समय 12 घंटे कर दिया गया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिस्टम मौन है। अपने फायदे के लिए प्रवासी मजदूरों को उनकी मर्जी के बगैर जबरन रोका भी जा रहा है। कर्नाटक की मिसाल आप सबके सामने है, जहां येदियुरप्पा सरकार ने रियल एस्टेट लॉबी के दबाव में प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी हैं। सवाल मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से जो कुछ हुआ, उससे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि मजदूरों के वेलफेयर की बात करेगा कौन, उनके अधिकार कैसे सुरक्षित होंगे, इंडस्ट्री के फायदे के लिए उनके अधिकारों की बलि कब तक चढ़ती रहेगी। इन सभी सवालों पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सीपीआई की नेता अमरजीत कौर, बीजेपी के नेता और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट के सदस्य आनंद साहू, भारतीय मजदूर संघ के सचिव गिरीश आर्य और पटना से स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता नवेंदु सिन्हा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरजीत कौर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विशाखापट्टनम में जो हुआ है, उस हादसे ने ये तो बता दिया है कि फार्मा कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं मजदूर कर्मचारी, उनकी जान की कीमत क्या होती है। एक लापरवाही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। 10 मजदूरों की जहरीली गैस की वजह से मौत हो चुकी है। हजारों की जिंदगी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। भोपाल गैस त्रासदी सबके सामने है, जिसमें आज तक न्याय उन तमाम एम्प्लॉयज को नहीं मिला है। 35 साल हो चुके हैं। ऐसे में अब भी मजदूरों की जान की कीमत क्या है, ये हम कर्नाटक सरकार के ताजा फैसले से समझ सकते हैं। अमरजीत कौर जी, आप भी वाकिफ होंगी। वहां पर कह दिया गया है कि वो ट्रेनें जो अभी तक चल रही थी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए, वो रद्द कर दी गई और उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि भाई कर्नाटक की सड़कों को, कर्नाटक की इमारतों को आपकी जरूरत है। अब सवाल यह है कि क्या मजदूर सिर्फ उत्पादन का एक साधन है, एक संसाधन मात्र है? क्या इंसान के तौर पर उनके कोई अधिकार नहीं है? मैं अब की जो आज हादसा हुआ है, उसने हमें भोपाल गैस के हादसे की याद करा दी है। और इसके साथ साथ केवल सेफ्टी वर्कर्स की ही दांव पे नहीं लगी है, मरने वालों में 2 बच्चियां भी हैं, एक 6 साल की, एक 9 साल की। आसपास के लोगों के ऊपर भी इम्पैक्ट उसका गया है, मजदूरों के साथ साथ जनता पे। तो इसलिए ये सवाल खड़ा होता है कि अब जब काम को शुरू करने की बात है तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ मेजर्स कहाँ है? वो भी जब कोविड-19 अभी उससे निपटा नहीं गया है, वो भी जब अब सेफ्टी के इश्यूज और ज्यादा हो गए हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का क्वेश्चन भी हो गया है, सैनिटाइजर, सोप और वाटर की आवश्यकता भी हो गई है, उनको मास्क की भी जरूरत है। इस सारी सिचुएशन में केवल अंधाधुंध एम्प्लॉयर्स के प्रेशर के ऊपर येदियुरप्पा जी ने गाड़ियां कैंसिल कर दी। वो क्या समझते हैं हम अंग्रेजों के राज में जिंदा हैं कि आप मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाएंगे? हिंदुस्तान में लड़ करके हम लोगों ने श्रमिकों के लिए अधिकार लिए, तो तब नहीं आपको चिंता आई जब लॉकडाउन अनाउंस किया जा रहा था? उस टाइम पे क्यों नहीं 5-6 दिन दिए गए? ये वर्कर अगर तब घरों पे गए होते, आज आप एक कॉल के ऊपर सब वर्कर्स महीना 1.5 महीना अपने परिवार के साथ बिताने के बाद वापिस लौटते, खुशी से लौटते। लेकिन आपने जिस ढंग से उनके साथ ट्रीटमेंट किया, समय भी नहीं दिया। 4 घंटे कुल मिलाकर आपको ये कहना है कि फायदे की मशीन है सरकार के लिए, मजदूर जरूरत मात्र है, उनकी जरूरत कोई मायने सरकार के लिए नहीं रखती है। नवेंदु, आपके पास हम जानना चाहेंगे, हालांकि ये कर्नाटक सरकार का फैसला है, लेकिन ज्यादातर जो प्रवासी मजदूर हैं वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो क्या नीतीश सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया दी है, कोई विरोध जताया है? मनु, देखें 8 ट्रेनें जो कही जा रही हैं कि
8 ट्रेनें सिर्फ बिहार की मजदूर नहीं, बिहार के मजदूर ज्यादा हैं, और 8 ट्रेनें जो कर्नाटक से आने वाली थी प्रवासी श्रमिकों को लेकर के, उन्हें रद्द करने की बात सामने आ रही है। वैसे में सरकार अभी तक चुप है। सुशील मोदी जो रोज दिन बयान देते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज इस पर कुछ नहीं कहा है। अलबत्ता एक बात जरूर है कि ये जो बात हुई है, इस पर तेजस्वी यादव विपक्ष ने जो है तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कम्युनिस्ट पार्टियों में जो बिहार में सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल है, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और सबने यही कहा है कि इसमें नीतीश कुमार को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले में, इसलिए कि बिहार के ही ज़्यादा मजदूर हैं जिनको आना था कर्नाटक से, उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है। तो मनु देखिए, इसमें बात यह है कि ये जो मजदूरों के अधिकार का ही हनन नहीं है, ये पूरी जो मजदूरों को लेकर के जो नीति है सरकार की, हाँ। उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। देखिए, जब लॉकडाउन में शुरू में ही मजदूरों को बुला लेना चाहिए था, तब उन्होंने नहीं बुलाया। अब जब लॉकडाउन खुलने का समय आया, नीतीश की रणनीति को भी मैं समझू कि आखिरकार इस चुप्पी के मायने क्या है। आपके पास आऊंगी नवेंदु, गिरीश आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, आप ही का मैं इंतजार कर रही थी। सवाल यह है कि आपने किससे पूछकर फैसला ले लिया कि ट्रेनों को हम रद्द कर रहे हैं? मैं कर्नाटक सरकार के फैसले का जिक्र कर रही हूं। आप बिल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं, फैसला ले लेते हैं, लेकिन क्या आपने मजदूरों से एक बार भी पूछा कि वो काम करने की इच्छुक हैं या नहीं? कौन सा संविधान की धारा, कौन सा कानून यह हक देता है कि आप उनसे जबरन काम कराएं? देखिए, ये जो है इतना निजी मामला हो गया है, इतना ज्यादा स्वार्थी मामला हो गया है कि किसी की जान की कीमत नहीं है। केवल जो है सारी लॉबिंग का काम चल रहा है। ये केवल कर्नाटक का मैटर नहीं है। सारे जो उद्योगपति हैं, सारे राज्य सरकार हैं, जो माइग्रेंट लेबर को लेकर के बहुत परेशान है कि अगर ये चले गए तो वापस नहीं आएंगे तो इनका काम नहीं चलेगा, मगर आज उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है, आज उनको आवास देने के लिए तैयार नहीं है, आज उनको खाना देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ऐसे में जो है, जो कर्नाटक की सरकार का निर्णय है उसकी हम भर्त्सना करते हैं, और जितनी लेवल पर हम इसका विरोध कर सकते हैं या अपनी बात पहुंचा सकते हैं वो हम अपने लेवल पर जरूर पहुंचाएंगे। मगर इस समय जो है, जो मेरा जो कहना है वो ये है कि इस समय जो है बड़ा अजीब सा टाइम चल रहा है। इसमें जो है हर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, श्रम संघों को, सबको बहुत संजीदा तरीके से काम करने की आवश्यकता है। सबको अपना अपना रोल समझने की आवश्यकता है। जब तक हम अपना अपना काम नहीं करेंगे तो ये लाइन पटरी पर नहीं आएगा। सबको ये डर लग रहा है ये माइग्रेंट लेबर चला गया तो फिर वापस कैसे आएगा। इसके लिए कल जो है श्रम मंत्री के साथ में सारे श्रम संगठनों की मीटिंग हुई है, उसमें बहुत खुलकर के बातें हुई हैं। तो इसलिए जो है क्या है, जो माइग्रेंट लेबर के लिए एक नेशनल रजिस्टर की जरूरत है, उनके पंजीकरण की जरूरत है। उनके पंजीकरण में जो माइग्रेंट लेबर का जो एक्ट है 79 का, अगर उसको जो है इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली किया जाएगा तो इस समय नेशनल रजिस्टर बन जाएगा। तो उसके कारण जो है मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और नहीं, जाहिर तौर पर रजिस्ट्रेशन का काम जो था वो अब तक स्टेट लेवल पे किया गया था। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, तभी सरकार की जो नीतियां हैं उनका फायदा मजदूरों तक पहुंचेगा। सर, इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन अभी हम कर्नाटक सरकार के फैसले की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस फैसले में मुझे कहीं से भी मानवता, इंसानियत नजर नहीं आती है। आनंद साहू जी, बहुत सारे सवाल आपसे होने हैं आज और उसका जवाब भी आपको जाहिर तौर पर देना होगा। 1976 में आपको याद होगा बधुआ मजदूर को गैर कानूनी कहा गया था। क्या फिर से दास प्रथा की तरफ हम वापस लौट रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने मजदूरों का विषय लिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मजदूरों के लिए किसी के पास समय नहीं है। और ये जो हालात है, ये आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद आज भी इस प्रकार का माहौल पूरे देश में जो बनाया जा रहा है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इस विषय को उठाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं मैं। रही बात, आपने कहा कि स्लेवरी लाइफ ऑफ द लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ये लेबर जो जिसके ऊपर आज आप ये स्लेवरी लाइफ कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट अगर किसी का हुआ है एक्सप्लॉइटेशन, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का हुआ है। और आज जो ये कोरोना कोविड-19 के अंतर्गत जो सरकार ने जो भी रणनीति बनाई है, पहले तो ये मजदूरों को किसी भी प्रकार से
कोरोना से बचाने के लिए पहले कदम सर उठाए मुझे गए। बताइए किस तरह से और फायदे बाद बंद है, में- मैं आप ही से समझती बाद हूँ में सर। जो नीति- सर मुझे जो बताइए, भी आप प्रवासी बता रहे हैं, मजदूर अभी मैं जाना सुन रहा चाहते था, हैं, आपने अभी- उनसे बिना पूछे, बिना सलाह मशवरा लिए, किसी भी श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों से बात करे, आपने ये फैसला ले लिया कि ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। और आप फैसला किसके साथ ले रहे हैं? बिल्डर्स के साथ, यानी कि पूंजीपति के हित के अकॉर्डिंग मजदूरों का हित डिसाइड किया जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। ये शायद मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। ये ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे लोग जो 20 साल से अधिक समय से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के सामाजिक सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और उन्हीं के लिए हमने अपने जीवन जो है उसकी जो हवाई जहाज की नौकरी छोड़ करके, जो एयरफोर्स इंजन का एक्सपर्टाइजेशन छोड़ करके, और मैं असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए आया। तो ये बात नहीं है कि मजदूरों से या मजदूरों के प्रतिनिधि आनंद से साहू जी, बिना सिर्फ बात आप ही किए की बात नहीं हो ये रही है, लॉकडाउन यहाँ पर में भी सरकार से लोकल जवाबदेही है। मिनिस्टर यहाँ कर्नाटक लोकल सरकार मिनिस्टर सवालों के घेरे में है सर। मिल करके वहां पर बहुत उनसे सारे कई प्रवासी बातों मजदूरों पे को राय उम्मीद थी कि मशविरा वो अपने किया। घर चले जाएंगे। बताइए। जब वो स्टेशन पे पहुंचे, उन्हें वापस लौटा दिया गया और उनके नए आदेश के बारे में जानकारी दे दी गई। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, ये कौन सा कानून, ये कौन सा हक आपको कोई देता है कि आप जबरदस्ती किसी से काम कराएं? क्या ये बधुआ मजदूरी नहीं हुई? क्या वो कैदी नहीं है? जबरदस्ती, देखिए सवाल ये है, जबरदस्ती जो है किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कितने % किसने किया? कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कोई सरकार ऐसे कोई भी मजबूरन अगर काम कराने की किसी भी मैन्युफैक्चरर या बिल्डर या कोई ठेकेदार कोई भी प्रयास कर रहा हो, उसके खिलाफ सदैव हमारी सरकार और राज्य सरकार, हमारे लीडर सब लोग रहे हैं। चाहे वो सर उनकी मर्जी कहाँ है? सर ये बताइए, चाहे प्रवासी भारतीय मजदूरों की जनता मर्जी पार्टी कहाँ हो, है? आपने उनकी उसके मर्जी बावजूद- जानी? सवाल यही है। अमरजीत कौर जी, यहाँ पर जरा बताइए आनंद साहू को कि क्या ये जो स्थिति अभी दिख रही है कर्नाटक में, जो फैसला सरकार का आया है, मॉडर्न डे स्लेवरी नहीं कहा जाए इसे? ये स्लेवरी ही है। मैंने इसीलिए कहा कि ये मजदूरों के ऊपर फोर्स्ड लेबर लेना या बॉन्डेड लेबर लेना इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के भी खिलाफ है। इंडियन पार्लियामेंट से पास किए हुए 1976 के कानून का आपने जिक्र किया, उसके भी खिलाफ है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसके भी खिलाफ है। तो आपने उनके खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, राशन का इंतजाम, उनको वेतन देते रहने का इंतजाम कुछ नहीं देखा। अगर वो किया होता तो हो सकता है जब उनके सामने चॉइस दी जाती कि आप में से कुछ रुक जाओ और कुछ का इंतजाम करते हैं, तो वर्कर शायद सामने आता। उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी जगह जगह के ऊपर जो बेइज्जती हुई है, उसको खाना ऐसे फेंका गया उसके आगे जैसे कुत्तों के आगे फेंका जाता है। तो आज बोल रहे हैं, इस प्रकार का व्यवहार मत करिए आप टीवी में बैठ करके। बहुत भयंकर चोट मुझे लगी है। थोड़ा मैं कोई इंतजार करना ऐसा पड़ेगा। दृश्य नहीं बता रही जो इस देश ने नहीं देखा। हमने आगरा में भी देखा, हमने रस्तों में भी देखा, उनको मुर्गे बनाया गया, उनका पर केमिकल्स छिड़का गया। आनंद साहू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद साहू जी देखिए, यहाँ पर अमरजीत कौर जी कह रही है कि आइडियल सिचुएशन तब होती, कर्नाटक सरकार उनसे पूछती कि भाई आपकी मंशा क्या है, आपने क्या उनकी मंशा जानना चाहिए? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मजदूर सरकार के रहम पर दिन काटने वाले परजीवी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये अमरजीत कौर साहब मैडम जो हैं, उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस प्रकार की राजनीति, घटिया राजनीति करना बंद करें। आज जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी मारा जाता है, उसके समर्थक भी आप ही लोग जैसे कुछ लोग हैं जो भारत के आत्मा को मार करके राजनीति करते हैं। कम से कम इस प्रकार की राजनीति, घटिया राजनीति मत करिए। और दूसरी बात, असंगठित मजदूरों के लिए आप लोगों ने बंगाल से लेकर केरल तक क्या किया, देश में क्या किया? इसमें कोई नहीं, देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर सीन लिखिए। राज्य सरकार ने जितना काम किया है, देखिए एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात जनता तक, दर्शकों तक पहुंच पाएगी। अगर आप एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैम मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे भी है, सर आपसे भी है। ठीक है गिरीश आर्य जी, स्क्रीन देख लीजिए ना क्या हो रहा है मजदूरों के साथ। गिरीश आर्य जी, मेरी कर्नाटक सरकार टीवी में बैठ के करते छोड़ हैं, दीजिए। उनसे बड़ा घृणा मजदूर है, हमारे देश का बहुत ही निर्माता ज्यादा है। गुस्सा भी है। ये लोग कुछ करते नहीं, जबान चलाते हैं बैठ करके। भारत के सबसे ज्यादा शोषण करता यही लोग हैं जिन्होंने मजदूरों के खून पी करके यहाँ तक। ठीक है आनंद साहू जी, देखिए ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। कुछ तस्वीरें भी हैं जिन पर आपको सोचना होगा, कुछ फैसले भी हैं जो सवालों के घेरे पर है, उस पर आपको दोबारा विचार करना होगा। आनंद साहू जी देखिए, लॉकडाउन के वक्त भी सर सवाल सुन लीजिए मेरा सर। आनंद साहू जी सवाल सुन लीजिए। अब यहाँ पर
तर्क और कुतर्क करने का वक्त नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन जब हुआ था तो उस वक्त भी सबसे ज्यादा जो वर्ग प्रभावित हुआ, आप जानते हैं, प्रवासी मजदूर। उसने ऐसा लगा कि अपने पेट पे लॉक लगा के घर में वो कैद हो गया है। अब जब आपको लगा कि स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो रही है, खुद मजदूर सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तब आपने ट्रेन चलाई। अब आपको लगा कि जरूरत उनकी है तो आपने ट्रेन रद्द भी कर दी। तो सवाल सर यही हो रहा है कि आप उनकी जरूरतों का ख्याल कहां रख रहे हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आती हूँ। नहीं सर दूसरा पॉइंट भी मेरा सुन लीजिए। आप दोनों सवालों का जवाब दे दीजिएगा। सर कुछ चेंजेस हुए हैं लेबर लॉज में, और उन लेबर लॉज में जो चेंजेस हुए हैं उसमें कहा गया कुछ राज्यों ने इकोनॉमिक रिवाइवल का हवाला देकर काम के घंटे बढ़ा दिए हैं। गुजरात सरकार 8 घंटे का पैसा देकर 12 घंटे काम करवा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी 12 घंटे काम तय करने की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह मजदूरों के अधिकारों का हनन नहीं है? नहीं, इसमें आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए हैं। अगर लेबर कोई अगर 72 घंटा हफ्ते में अगर ज्यादा काम करता है तो उसको उसके जो वेजेज है वो रिवाइज होके उसको अधिक मिलेगा। जो ओवर टाइम जो होता है वो उसको दिया जाएगा। इसमें कहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई लेबर को ज्यादा काम लिया जाएगा तो मुफ्त में काम कराया जाएगा या उसको स्लेव बनाया जाएगा? देखिए, यही तो मंशा जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि इस प्रकार का भेदभावपूर्ण का ये दुष्प्रचार करना बंद करना चाहिए। और मुझे लगता है ठीक है आनंद साहू जी, ओवर टाइम का कितना पैसा सरकारें दे रही है ये हम समझेंगे, इसको विस्तार से हम समझेंगे कि जो चेंजेस किए गए हैं लेबर लॉज में ये क्या आईएलओ के मुताबिक है। सर वक्त अभी छोटे से ब्रेक का है। ठीक है सर, आपको पूरा मौका दिया जाएगा बात करने का। ये बहुत बड़ा सर इशू है लेबर लॉज में जो चेंजेस हुए हैं, क्योंकि कई जो श्रमिक संगठन है वो ये मानते हैं कि पूरी तरीके से मजदूरों के अधिकारों का हनन है। कैसे है या नहीं है ये समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उद्योग जगत को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ वर्क प्लेस से जुड़े हुए नियम तय कर दिए हैं और उसमें यूं कहें कि ढील देती है। वो कौन कौन से नियम हैं ये अपने दर्शकों को बता दें कि इंडस्ट्रीज को कर्मचारी को मेडिकल इंश्योरेंस देना जरूरी नहीं है, ये अब कहा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चलने की स्थिति में ही कंपनी कर्मचारी को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देगी, नहीं तो फिर आपको खुद से ही आना होगा। अब यहाँ पर गिरीश आर्या जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या ये नियम बिजनेस सेंटर्ड लगते हैं आपको या लेबर सेंटर्ड लगते हैं? इसमें जाहिर तौर पर उद्योग जगत को तो राहत मिलेगी क्या, लेकिन मजदूरों की राहत का ख्याल रखा गया है इसमें? मैडम, हम असामान्य परिस्थितियों में पूर्ण रूप से राजनीतिक बातें कर रहे हैं। अभी जिस भाषा का मेरी बहन अमरजीत कौर जी ने इस्तेमाल किया और जिन बातों को वो उठा रही हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम अपना पक्ष करें, सरकार अपना काम करे, ट्रेड यूनियन अपना काम करें, सामाजिक संगठन अपना काम करें। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि कल 19 पॉइंट्स हमने केंद्र सरकार को दिए हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं घर से बैठ करके जितना मुझे करना चाहिए संतोष है। मेरा संगठन 2 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर इस समय जो है, जो लेबर हैं, जो सड़क पर है, जो डिप्राइव्ड है, उसको फैसिलिटी दे रही है, उसको खाना दे रही है। सरकार से निरंतर हमारा संवाद चल रहा है। यही मैं ये कहता हूं कि ये एक आशा की किरण है कि ये सरकार के नेतृत्व में सब मजदूरों की शायद स्थिति बदलेगी। जब तक श्रमिक संघ राजनीति करते रहेंगे तब तक जो है श्रमिकों का उद्धार नहीं हो सकता। गिरीश आर्या जी, लेकिन लेबर लॉज का संरक्षण करने के लिए आप ही लोगों के पास तो जिम्मेदारी है सर। मजदूरों के अधिकार की आवाज आप ही तो उठाएंगे। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, जो चेंजेस किए गए हैं लेबर लॉज में, क्या ये आपको सही लगते हैं? अभी कौन से लेबर लॉज में चेंजेस हुए हैं? अभी जो है एक कोड पास हुआ है, और वो है
सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में कोई ऐसी चीज नहीं है, कुछ सुधारों के साथ में वो मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया कोड है। वर्किंग आवर्स बाकी बढ़ाए तो गए हैं कोड सर, आपको लगता है कि उसके हिसाब से उन्हें वेजेस मिलेंगे? चूंकि ऐसे कई मजदूर हैं जिनका काम छूट गया, उनके फैक्ट्री के मालिकों ने पहले की पगार नहीं दी है। नहीं, पगार सबको देना होगा। हाँ। MHA का क्लियर ऑर्डर है, उसके प्रति जो है उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 पैसे की रियायत नहीं दी, चाहे MSME हो चाहे कोई भी हो, सबको जो है लॉकडाउन के पीरियड का 1-1 पैसे का भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो जेल की सलाखों से जाना पड़ेगा। कहने सुनने में अच्छा लगता है सर, धरातल में क्या होता है समझते हैं। अमरजीत कौर जी कुछ कहना चाह रही है, मैम रखिए अपनी बात। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 3 राज्यों ने तो ये कहा कि हम फैक्ट्री एक्ट के प्रावधान के हिसाब से पैसा देंगे, ओवर टाइम और छुट्टी का प्रावधान देंगे, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने सीधे सीधे कहा हम 12 घंटे काम लेंगे लेकिन हम ओवर टाइम नहीं देंगे। ये गुजरात का डिसीजन पढ़ लें, हमारे साथी सहयोगी जो बैठे हुए हैं दूसरे संगठन से, वो पढ़ लें उसको, गुजरात के इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ उस फैसले में। दूसरी बात इस सिलसिले में मैं जो कहना चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये केवल और केवल मालिकों के हिसाब से ये बात कही गई है कि वो उनको इंश्योरेंस देने की जरूरत नहीं है, करवा के देने की जरूरत नहीं है, और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो वो पैदल आए। कोयम्बटूर के अंदर ऑलरेडी मालिकों ने ये कह दिया तमिलनाडु में कि पैदल चल के आओ और नहीं तो अपने साइकिल और अपने वाहन पे आओ, हम कुछ इंतजाम नहीं करेंगे। तो सरकारें पब्लिक वाहन नहीं देंगी और मालिक कहेंगे तुम पैदल चल के आओ, और फिर भूखे नंगे से ज्यादा काम भी लेना चाहेंगे। ये गरीब मजदूर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर की इस वक्त बात ही नहीं हो रही है, उस माइग्रेंट वर्कर की बात हो रही है। और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पेमेंट मिला उनको। 22 मार्च के बाद पेमेंट नहीं मिला, हार्डली 10% MSMEs ने ये ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग भी दिखा चुके हैं का 31 तक पेमेंट दिया, उसके बाद नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं एम्प्लॉयर्स चैलेंज करने। आनंद साहू जी से जवाब लेते हैं। आनंद साहू जी, लेबर लॉज में चेंजेस के नाम पर क्या ये मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने का तरीका नहीं है? मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये मैडम जो कह रहे हैं कि उनको इंश्योरेंस नहीं देने का, उनको कोई व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया जा रहा है। हाँ। मैं ऐसे हजारों संगठन जो मैन्युफैक्चरर हैं या बिल्डर हैं या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सर्विस सेक्टर है, वो ऐसे संगठन को जानता हूं जिन्होंने उनके राशन, खाने पीने का तमाम व्यवस्था किया है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, और इसी बीच में उनको काम करने का अलाउ कर दिया जाता है। कितने प्रतिशत लोग होंगे सर? सर, गुजरात सरकार के सवाल पर जवाब दीजिएगा। अमरजीत कौर जी ने बताया गुजरात सरकार सिर्फ 8 घंटे का पैसा देकर 12 घंटे काम करा रही है। क्या ये न्याय संगत है? क्या ये ILO के निर्देश के मुताबिक है? सुन लीजिए, मजदूर खुद चाहते हैं कि जो घर पे बैठ के नहीं रहना चाहते, वो लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, कंपनी आगे बढ़ेगा, हमारा भी वेतन ज्यादा मिलेगा। देखिए, कोई भी कंपनी अगर डूब जाएगी तो आपको लगता है कि उस मजदूर को वेतन मिलेगा? कोई भी आज बड़े बड़े उद्योग। अच्छा, आप कह रहे मजदूर खुद चाहते हैं कि 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम कराया जाए, ये नई जानकारी आपने दी सर। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के कहने का मतलब यही तो समन्वय करने की जरूरत है आज इसे ग्लोबल। ठीक है नवेंदु जी, आप मुझे बताइए, लेबर लॉज में चेंजेस मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है, गुजरात सरकार भी कर रही है। अमरजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी। बिहार में किस तरह की हलचल है, किस तरह के चेंजेस वहां हो सकते हैं अगर हुए तो? देखिए, एक तो साहू जी की बात पर मैं कहना चाहूँगा कि साहू जी कह रहे हैं कि मजदूर ऐसा चाहते हैं कि ज़्यादा काम कराया जाए उनसे। मजदूर क्या चाहते हैं ये सरकार जानती है क्या? और जानती है तो सरकार उसे कर रही है। मजदूर चाहते थे कि लॉकडाउन के लागू होने के पहले ही उनको उनके घर भेज दिया जाता। मजदूर चाहते थे ये कि लॉकडाउन अगर लागू हुआ तो उनको सुरक्षित उनके गांव घर पहुंचा दिया जाता, नहीं तो उनको नौकरी पर रखा जाता। अब मजदूर ये चाहते हैं कि उनको कम से कम अब भी गांव घर पहुंचाया जा रहा है तो पहुंचा दिया जाए, लेकिन अब भी आप नहीं आने दे रहे, उस समय भी नहीं आने दे रहे थे। अब जब मजदूरों को काम पड़ा तो फिर मजदूर को आप खोज रहे हैं।
बात रही कि नवीन, ज्यादा जाहिर तौर पर घंटे बहुत काम सारे कराने सवाल है की, जिनका बिल्कुल, जवाब हम ज्यादा आनंद साहू घंटे जी से काम बार कराइए। बार ले रहे हैं। वक्त मेरा बिल्कुल। वाइंड अप होने का हो गया है, इसलिए ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये बताइए कि अब जितने भी प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं तो बिहार- जाहिर तौर पर उनके पास रोजगार तो नहीं होगा, तो उनके रोजगार के लिए क्या कोई सरकार कुछ सोच रही है, कुछ योजना बना रही है? नवीन, बिल्कुल रोजगार नहीं है और इस बारे में ध्यान है। सरकार ने एक बात कही है और आनंद जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ मैं आपके नोटिस पास। लिया है कि जी नवेंदु। जी, तो सरकार इस तौर पर काम कर रही है कि जो रोजगार की जरूरत अब तो होनी है और चूंकि प्रवासी श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है तो गांव के स्तर पर और प्रखंड के स्तर पर साथ ही साथ मनरेगा का काम और विकास का काम। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री की एक 7 निश्चय योजना चलती है। 7 निश्चय योजना को अगर बढ़िया तरीके से किया जाए तो सरकार ने इस पर जोर दिया है कि उसे अमली जामा पहनाया जाए जमीनी स्तर पर, तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी एक रोजगार बड़ा सवाल है और वो सवाल पता नहीं सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी लॉकडाउन हटाने और लॉकडाउन लागू करने की, उसमें कहीं से भी श्रमिक और रोजगारों का सवाल शायद नहीं था। अमरजीत जी क्लोजिंग कमेंट संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। चेंजेस जो होने थे वो हो गए, हो भी रहे हैं, अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप क्या करेंगे? देखिए, हम कल लेबर मिनिस्टर से हम सभी ट्रेड यूनियंस ने इश्यू रखे और हमारे बीएमएस के दोस्त ने भी उन बातों को ही कहा जो हम लोग कह रहे हैं कि उनको वेतन नहीं मिला था, कैश ट्रांसफर ठीक से नहीं हो रहा है, उनके 8 से 12 घंटे मत किए जाए, लेबर लॉज में चेंजेस नहीं किए जाए। ये हमारे बीएमएस के मित्र ने भी रखा और हम लोगों ने भी रखा। हम सब ट्रेड यूनियंस इस बात को कह रहे हैं कि लेबर लॉज को चेंज नहीं करो। और कल रात को योगी की सरकार ने फैसला ले लिया कि 3 साल तक सारे श्रमिक कानून निरस्त कर दिए गए हैं, केवल वेज के लॉ को छोड़ के। तो ये कहना कि लेबर लॉज चेंजेस नहीं करे, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने परसों कर डाला, जो सारे के सारे लेबर लॉज बड़ी मुश्किल से हासिल किए थे वो सारे जीरो कर दिए। तो ये इस मौके का फायदा उठा के लेबर लॉज पे हमला करना। आनंद साहू जी, ये ऐसी स्थिति है सर, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो नहीं सकती, श्रमिक संगठन अपने तरीके से विरोध सड़कों पर जाकर उठा नहीं सकते, तो क्या ये फायदा आपने नहीं ले लिया मजदूरों की मजबूरी का? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं, अगर पहली बार किसी सरकार ने मजदूरों का हितों की रक्षा के लिए लगातार कटिबद्धता के साथ काम करने का जो प्रयास किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। चाहे प्रधानमंत्री श्रम कल्याण जो वेलफेयर का जो मनी है, सर घंटे अगर बढ़ाएंगे तो उसके टाइम तो ओवर टाइम के हिसाब से दीजिए भी ना सर। 8 घंटे के हिसाब से पैसे के हिसाब से 12 घंटे काम करेंगे तो ये तो न्याय संगत नहीं है। ठीक है गिरीश आर्य जी, छोटा सी कमेंट, आपके पास कोई रोड मैप है, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं केवल इतना कहता हूँ कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हमने दुनिया की बात की, हमने ये नहीं कहा कि आज तक देश के अंदर केवल आनंद जी सुन लेते हैं। 6 दिन प्रति माह 5 माह तक वेतन काटने का निरंकुश निर्णय लिया और उसमें 1 महीने का वेतन काट दिया। योगी सरकार ने अपनी सारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो माइग्रेंट लेबर यूपी का वापस आ रहा है, 20 लाख रोजगार जब तक जो है लॉकडाउन खत्म हो 20 लाख रोजगार सृजित किए जाएं। इन चीजों को भी मैडम लेकर के आइए ताकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़े। केवल और केवल ठीक है सर, इंतजार करेंगे कितना रोजगार मिलता है, लेकिन ये बात तो पूरी तरह सच है कि लॉकडाउन में और कोरोना की जो मार है सबसे ज्यादा मजदूरों पे ही पड़ी है और इकोनॉमिक रिवाइवल के नाम पर उनके साथ सर जाति ना हो, इसका भी ख्याल सरकारों को रखना होगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में आज के लिए इतना ही, वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।